और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई ने अमेरिका को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दे दी है। इस धमकी के बाद पूरे अरब इलाके के सभी देशों में भारी खौफ फैला हुआ है। धमकी के बीच पेंटागन में अमेरिकी और इजरायली सैन्य अधिकारियों की एक बड़ी बैठक भी हुई है। दूसरी ओर अरब में फटने वाले युद्ध के ज्वालामुखी को रोकने के लिए कूटनीति भी तेज हो गई है। ईरान भी बातचीत का विकल्प तलाश रहा है, लेकिन जिस तरह के हालात यहां बन चुके हैं उसमें बातचीत और डिप्लोमेसी क्या समय रहते कोई राहत की खबर ला पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। पश्चिम एशिया में मंडराते जंग के काले बादलों के बीच एक तरफ अमेरिका और ईरान अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर क्षेत्रीय देश कूटनीतिक विकल्पों को किसी भी हालत में हाथ से निकलने नहीं देना चाहते हैं। कल तक अमेरिका की किसी भी गलती को क्षेत्रीय युद्ध में बदल देने की धमकी देने वाले ईरान के रुख में सोमवार को बड़ा बदलाव दिखा। ईरानी विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि उसके राजनयिक प्रयासों का आने वाले दिनों में परिणाम दिखने लगेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि कई क्षेत्रीय देशों ने अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ का काम करते हुए संदेशों का आदान प्रदान किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका के साथ बातचीत की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस बीच राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका के साथ परमाणु मुद्दे पर बातचीत को शुरू करने का आदेश भी दे दिया है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। इस समय हम राजनयिक प्रक्रिया के विवरण की समीक्षा और निर्णय ले रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। वहीं रूस ने कहा कि ईरान के आसपास तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है। रूस का कहना है कि ईरान को समृद्ध यूरेनियम के भंडारण में अपनी सेवाएं देने की बहुत पहले ही पेशकश कर चुका है। इन कूटनीतिक प्रयासों के बीच अमेरिका अपने सहयोगियों को भी लामबंद कर रहा है। बताया जा रहा है कि पेंटागन में अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई। बैठक के विवरण को सार्वजनिक तो नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि इसका मुख्य एजेंडा ईरान ही था। यह बैठक अमेरिकी जनरल डैन केन और इजरायली सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जमीर के बीच हुई है। इजरायली मीडिया ने बताया कि इन बैठकों में रक्षा मंत्री इजराइल कार्ज, जमीर, मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका का ईरान पर कोई भी हमला क्षेत्रीय युद्ध में बदलते देर नहीं लगेगी। इस पर पलटवार करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो वो देख लेंगे कि ऐसा ही होगा। इस बीच तेहरान ने ईयू के राजदूत को तलब कर रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल किए जाने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। वहीं ईरानी राष्ट्रपति के कार्यालय ने हाल में हुए विरोध प्रदर्शनों में मारे गए 2985 लोगों के नाम और पहचान प्रकाशित की। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, पहला सवाल यही है कि हमने अपने दर्शकों को रिपोर्ट दिखाई और ये जो मामला शुरू हुआ है ये ईरान की जो बड़ी धमकी है अब तक की उससे शुरू हुआ है। ईरान ने कहा कि एक क्षेत्रीय वॉर हो जाएगा वहां पर अगर अमेरिका हमला करेगा, और उसके बाद अब खबरें आ रही हैं कि दोनों ओर से बातचीत के लिए भी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? चंद्रशेखर जी, स्थिति अगर हम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत नाजुक है इस वक्त, क्योंकि जो इजराइल की मंशा है वो तो बहुत पहले से ही वो रेजिस्टेंस फ्रंट को कमज़ोर करने की है। और हमें पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि हिजबुल्लाह ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया है, तो उसे हुतीस के ऊपर अटैक हुआ है। तीसरी जो बड़ी शक्ति है बशार अल असद अब इक्वेशन में नहीं रहे, तो ईरान बची है। तो इसीलिए जो मीटिंग हुई है इजरायली और अमेरिकन मिलिट्री वालों की पेंटागन में, वो बहुत ही अहम एक मीटिंग है जिसमें मुझे लगता है कि तय किया जाएगा कि आगे की क्या कार्रवाई करनी होगी। धमकी ज़रूर गई है यहाँ से ईरान की तरफ से, और वो भी आयतुल्लाह खामेनेई की तरफ से जो सुप्रीम लीडर हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर पश्चिमी देशों ने, खासकर अमेरिका और इजराइल ने तय कर लिया है कि हमला करेंगे ईरान के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि ईरान इन धमकियों से उनको पीछे हटाएगा, इन द सेंस कि उसके पास डिटरेंस पावर नहीं है मुझे लगता है। तो अटैक होने की संभावना
काफी है ज्यादा। हालांकि एक तरह से हम कूटनीति की बात कर रहे हैं, डिप्लोमेसी की बात कर अतुल रहे जी, हैं। लेकिन अगर हम सैन्य शक्ति की बात करें तो अमेरिका की तो हालांकि सैन्य शक्ति ईरान के बनस्पत बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ होता है तो जो इलाके के अरब देश हैं, दूसरे देश हैं, उनके लिए कितनी बड़ी ये परेशानी वहां पर खड़ी हो जाएगी? बिल्कुल परेशानी खड़ी होगी, क्योंकि ईरान का के नज़दीक कौन से देश पड़ते हैं? वो जीसीसी कंट्रीज, जो खाड़ी के देश हैं, वो पड़ते हैं। और कई इन देशों में अमरीकी अड्डे हैं, बेसिस हैं। ओमान से लेके अब आलूदेद बेस कतर में है, सऊदी में है बेस। तो एक तरह से ईरान का कहना है कि वो लेजिटिमेट टारगेट्स बनेंगे। तो इसलिए जो खाड़ी के देश हैं उनके लिए तो मुसीबत है, लेकिन उनको अपनी बात थोड़ी और आगे देख और बड़े तस्वीर देखने की जरूरत है। कितनी बार्गेनिंग पावर है खाड़ी के लोगों की? जी, मुझे नहीं लगता, अगर अमेरिका ने तय कर ही लिया है और इसराइल ने तय कर लिया है कि वो अटैक करेंगे ईरान के ऊपर, तो इतनी कोई लीवरेज नहीं है खाड़ी के देशों की कि उसको स्टॉप कर सके। बल्कि आपको याद होगा चंद्रशेखर जी, जब इराक वॉर हुई थी तब भी सऊदी अरेबिया ने कहा था हम अपनी एयर स्पेस नहीं देंगे सद्दाम को अटैक करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो एक तरह से उतनी क्षमता और पावर लीवरेज नहीं है खाड़ी के देशों के लिए। इसीलिए मेरा जो अभी तक विश्लेषण कहें या जो भी कहें, वो यही है कि ये युद्ध के बादल वाकई ही मंडरा रहे हैं ईरान के ऊपर, और ऐसी संभावना अब हो सकती है अनलेस को डिप्लोमेसी में कोई निर्णय नहीं लगे। या अतुल जी, अगर हम डिप्लोमेसी की बात करें तो अब थोड़ा बहुत, जैसे ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, वो कहते हैं कि परमाणु मामले पे अमेरिका के साथ बातचीत शुरू की जाए। अपने अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिया है, और बातचीत होगी क्या? क्योंकि क्या अमेरिका, इस तरह का माहौल बन रहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत हो पाएगी? क्योंकि ओमान की मध्यस्थता में पहले बातचीत हुई थी जब परमाणु मसले को लेकर के, हमने देखा था कि कुछ खास सफलता वहां पर मिली नहीं थी। चंद्रशेखर जी, वो मिल नहीं सकती, क्योंकि दोनों की पोजीशंस इतनी अलग है। जो अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि जीरो एनरिचमेंट, जो एनपीटी उन्होंने साइन की है ईरान ने, वो 10% तक एनरिचमेंट कर सकते हैं लीगली, लेकिन 0% मतलब पूरी तरह से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी खत्म करने वाली बात है। तो वो ईरान नहीं करेगा। तो इस तरह से जो गैप है ना दोनों पोजीशंस में बहुत ज्यादा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि डिप्लोमेसी, हालांकि परमाणु के ऊपर बात भी हो रही है या बात होने वाली है, लेकिन उसका इस स्टेज पे ये बातचीत, लंबी बातचीत चल सकती है 6 महीने, साल, उस तरह से। लेकिन अगर आप गन पॉइंट पे ऐसी बात कर रहे हैं कि यहाँ साइन ऑन द डॉटेड लाइन या हम तुमको अटैक करेंगे, तो ये जो स्थिति में वो स्कोप नहीं है उस तरह की नेगोशिएशंस का। तो इसलिए ये तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ चंद्रशेखर जी, वो ये है कि डिप्लोमेसी होती है जैसे आप ट्रीटी साइन करते हैं, डिफेंस ट्रीटी जी। अगर हम कल्पना करें कि रूस और ईरान ने एक डिफेंस ट्रीटी कर लिया, जैसे बेलारूस और रूस ने की है यूक्रेन के संबंध में, और यूक्रेन में है परमाणु हथियार पोजीशन कर दी है, तब बेलारूस को कोई टच नहीं करेगा। लेकिन ऐसी कोई एग्रीमेंट ईरान और रूस या चीन के साथ नहीं हुई है, तो इसलिए जो कोई डेटरेंट नहीं है ईरान के पास। और जो अटैक किए थे ईरान ने चंद्रशेखर जी इजराइल में कुछ 4-5 महीने पहले, उसमें उतनी सफलता नहीं मिली कि जिससे वो डेटर हो इजराइल और अमेरिका। इसलिए ईरान इस वक्त डिफेंसिव पोजीशन में है। मुझे लगता है उसके पास, जिसको कहते हैं ना, वो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ही डजंट हैव द कार्ड्स, मतलब वो अतुल जी, पत्ते यहीं नहीं पर है। सवाल आता है कि आप और हम जब बात कर रहे हैं, एक तरफ ये बात निकल के आ रही है कि ईरान डिफेंसिव पोजीशन में है, दूसरी तरफ ये बात निकल के आ रही है कि ईरान के ऊपर जो शर्तें लगा रहा है अमेरिका, ईरान उनको मानेगा नहीं। तो होगा क्या अब आगे? देखिए, अगर हम दोनों बातों को मिलाएं तो एक कंक्लूजन जो संभावना ज्यादा है वो है लिमिटेड स्ट्राइक की। वो कितनी सफल होती है वो आगे की बात है, क्योंकि अगर हम थोड़ा आगे देखें, आपने स्ट्राइक कर दिया 4-5 टारगेट्स पे, उसके बाद क्या? आप अपने जो सैनिक है वो तो भेजोगे नहीं ईरान के अंदर। तो उसमें भी अगर हम दूसरी तरफ से देखें, आपने युद्ध छेड़ दिया, दैट इज अमेरिका और इजराइल ने युद्ध छेड़ दिया, एंड गेम क्या है? तो वो भी फंस सकते हैं।
वही एक डेटरेंट है। लेकिन कि शॉर्ट स्ट्राइक जो है ना, अतुल जी, ईरान अपनी कैपेबिलिटी तो दिखा ही चुका है ना। उसने इजराइल के अंदर भी मिसाइल भेजी थी, उसने कतर तक मिसाइल हमला किया था। अगर ईरान, क्योंकि ईरान की अभी की स्थिति हम देखें तो वो स्थिति नहीं है जब सुलेमानी को मारा था या वहां पर परमाणु संस्थानों पर हमले किए गए थे। अभी तो ईरान के लिए अपना वजूद की जंग है, उनकी सत्ता के लिए। तो वो भी उल्टे अगर मिसाइल दागेंगे तो ये तो बड़ा हालात वहां पर पूरे इलाके में बहुत खराब हो जाएंगे। देखिए चंद्रशेखर जी, ये स्पाइरल कर सकता है बहुत ऊपर, क्योंकि मिसाइल दागने से नहीं होगा। ईरान की अगर स्ट्रैटेजी देखें तो वो कोशिश करेगा कि वो सैनिक भेजें, अंदर आए, और फिर प्रोट्रैक्टेड वॉर एक चल सकती है अंदर। ईरान के पास वो क्षमता है, गोरिल्ला वॉरफेयर की तरह एक तरह से चले। अगर वो एक्सटेंड होती है, वो युद्ध एक्सटेंड होता है कि 2 महीने 3 महीने, तब प्रॉब्लम आ जाती है डोमेस्टिकली, अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए। वहां के लोग कहेंगे कि भाई आपने युद्ध कर दिया, लेकिन रिजल्ट क्या है? तो ड्रैग आउट करने वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, कि इसको अब लंबा खींचें ईरान की तरफ से, वो मुझे लगता है कि वो एक प्रैक्टिकल विकल्प है। मिसाइल वगैरह दागने से रिजीम चेंज नहीं होगी ईरान के अंदर, लेकिन उसके पॉइंट्स ले जाएंगे अमेरिका, और वो कि देखो हमने अपने मसल दिखा दिए, हमने ये कर दिया। तो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेरिका और इजराइल में थोड़ी सेटिस्फाई होगी। लेकिन डर इसी का ही है कि अगर युद्ध लंबा खिंचाओ और ट्रूप्स आ गए अंदर, फिर आगे कहाँ जाएगा वो अभी तक बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, वो स्पाइरल कर सकता है। ठीक है अतुल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर।